नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जो प्लेसेज इन न्यूज़ मैंने पढ़ाया था आपको, उसके हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। 80 से 100 करीब में एमसीक्यू होंगे और जो मैं करवा रहा हूँ, प्लेसेज इन न्यूज़ में अगर सवाल आएगा तो सबसे ज़्यादा चांस है कि इन्हीं 80 में से 90 में से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। उस दिन का वीडियो भी देख लीजिएगा। पहले प्लेसेज इन न्यूज़ का जो मैंने वीडियो बनाया था उसको भी एक बार देख लीजिएगा। देन आप लोग ये वीडियो देखेंगे एमसीक्यू का, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दिमाग में अगर मैप छप गया एक बार तो आप एमसीक्यू आसानी से कर ले जाएंगे। शुरू करते हैं एक एक करके सभी सवालों को, और कोशिश कीजिएगा कि सभी के आंसर भी निकालें। देखिए, पहला सवाल क्या है। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण से फालेपियाई संघ संधि, फालेपीली संघ संधि इसको कहा जाता है, के तहत अपनी आबादी को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये देश कौन सा है? तो ये आपका फिजी है क्या, किरिबाती, मालदीव, तुवालू। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह देश है तुवालू। तुवालू का कैपिटल क्या है? देखते हैं आगे क्या होता है इसका कैपिटल। ये संधि 2023 में हस्ताक्षरित किया गया था बंधुओं, और अब धीरे धीरे करके मालदीव के 11,000 आबादी को स्थानांतरित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि तुवालू जो संघ है, देश है, ये आने वाले कुछ वर्षों के भीतर ही डूब जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अगला है, तुवालू की राजधानी कौन सी है? नानुमिया, वयाकू, फुनापुटी, नुकुफेताऊ। इसका आंसर हो जाएगा फुनापुटी, इसका कैपिटल है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, यहाँ पर तुवालू स्थित है। ठीक है। आप मैप खोल करके तुवालू देखिएगा। मैप वाले वीडियो में पहला टॉपिक, सबसे अंतिम टॉपिक ही था तुवालू। ठीक है। अगला सवाल है, तुवालू को स्वतंत्रता कब मिली थी? तुवालू को स्वतंत्रता मिली है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कब मिली थी। तो इसको यूके से 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली हुई थी। उससे पहले यह एक यूके के तहत में औपनिवेशिक राष्ट्र था, इसके ऊपर में यूके का शासन था। इसका आंसर बी हो जाएगा। तुवालू को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको एलिस द्वीप समूह कहा जाता था। तुवालू को पहले एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रीह विहार मंदिर किसे समर्पित है? आपको पता ही होगा। इस मंदिर को लेकर के कंबोडिया और थाईलैंड, इन दोनों देशों के बीच में वॉर हो गया है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। प्रीह विहार मंदिर इसको कहा जाता है, प्रीह विहार मंदिर भी कह देते हैं इसको। इसका उत्तर आंसर डी हो जाएगा। अगला है, प्रीह विहार मंदिर किस देश में स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाए। कंबोडिया में स्थित है, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर, और इसी के कैंपस और ज़मीन को लेकर के दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते। अगला है कि प्रीह विहार मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इंद्रवर्मन प्रथम, यशोवर्मन, जयवर्मन सप्तम, उदयित वर्मन द्वितीय, राजेंद्र वर्मन और जयवर्मन पंचम, सूर्यवर्मन प्रथम एवं सूर्यवर्मन द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, खामेर वंश के राजा थे। खामेर साम्राज्य के बारे में मैंने डिटेल में न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान भी पढ़ाया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने प्रीह विहार मंदिर के स्वामित्व पर क्या फैसला दिया था? यह थाईलैंड का है, कोई फैसला ही नहीं हुआ था क्या? यह कंबोडिया का है? मैंने आपको ये बताया था कि आईसीजे ने इसका फैसला दिया था और एक देश के अधिकार में इसको सौंप दिया था, लेकिन दूसरे देश ने इसको मान्यता ही नहीं दी। यह कंबोडिया का है, यह दोनों देशों का संयुक्त स्वामित्व है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यह कंबोडिया का है। ऐसा फैसला दिया गया था जिसको माना ही नहीं था थाईलैंड ने कभी। ओके, अब मुझे बताइए इस टॉपिक से और क्या सवाल पूछेगा? किस देवता का है, किस जगह पर है,
कौन से मंदिर समूह का है, किस देश के लिए फैसला दिया गया था, सारा तो आपको बता दिया मैंने एमसीक्यू के दौरान। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रसाद ता मुएन थॉम मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, ये 12वीं सदी में इसको बनाया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रसाद ता मुएन थॉम मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रसाद ता मुएन थॉम मंदिर किसे समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ये भी भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि इसे बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया, लेकिन शुरुआत में ये जो मंदिर था यह भगवान शिव को समर्पित था। इसका आंसर सी हो जाएगा। बित्रा द्वीप समूह किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। बित्रा द्वीप समूह के बारे में मैंने बताया था कि इसको भारत के रक्षा मंत्रालय ने अधिगृहित किया है। यहाँ पर रक्षा से जुड़े हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप का यह हिस्सा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बित्रा द्वीपीय लक्ष्य समूह किस उप समूह का हिस्सा है। बित्रा द्वीप लक्ष्य समूह के किस उप समूह का हिस्सा है। कदमत उप समूह, मिनिकॉय उप समूह, अमीन डीबी उप समूह, लक्का द्वीप उप समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीन डीबी उप समूह का बित्रा द्वीप जो है वो हिस्सा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि कमचटका प्रायद्वीप किस महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप किस महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर एक ही महासागर में है ही, वो है प्रशांत महासागर में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कमचटका प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये है क्लूचेवोस्कॉय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कमचटका प्रायद्वीप पर। जापान के उत्तर में इस प्रायद्वीप का विस्तार है और यहाँ पर बेरिंग की जल संधि भी है। इसके बारे में सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। कमचटका प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसी नदी के नाम पर इस प्रायद्वीप का नाम भी पड़ा है। कमचटका नदी का ही नाम है, कमचटका इस नदी का ही नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कमचटका नदी के नाम पर कमचटका प्रायद्वीप का नाम पड़ा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है। तो क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी। 4 ऑप्शन है, डब्रोवनिक, रिजेका, स्पिलिट, जाग्रेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये मैंने करवाया था। और यह किस नदी के किनारे है, तो सावा नदी के किनारे है। सावा नदी के किनारे इसकी राजधानी स्थित है। ये भी पढ़ा दिया था मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रोएशिया को कब स्वतंत्रता मिली है, तो 1991 में यूगोस्लाविया का विघटन होता है। शीत युद्ध के अंत के साथ ही यूगोस्लाविया का विघटन होता है। इसके पश्चात से क्रोएशिया नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रोएशिया किस सागर के किनारे स्थित है, तो मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर में। यहाँ पर इटली है, यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ इटली है और यहाँ पर क्रोएशिया स्थित है। और इस सागर को कहा जाता है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर के किनारे यह स्थित है। क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर के किनारे मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप के जंक्शन पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। न्यू कैलेडोनिया किस देश का विदेशी क्षेत्र है, तो यह फ्रांस का विदेशी क्षेत्र है। न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया के समीप में ही यह भी राष्ट्र है। जहाँ पर तुवालू है उसके समीप में भी है। यहाँ पर एक जनमत संग्रह किया गया था कि इस देश के लोग फ्रांस से स्वतंत्र होना चाहते हैं, यस और नहीं होना चाहते हैं। तो फिर से लोगों ने नो पर अधिक वोट दिया। लोग फ्रांस अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस का एक्सटेंडेड टेरिटरी है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक द्वीप है छोटा सा, जिस पर फ्रांस का अधिकार है अभी भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर अगर पूछा जाए तो दक्षिण प्रशांत महासागर में यह स्थित है। आपको एक सवाल पूछता हूँ मैं, हिंद महासागर में फ्रांस की टेरिटरी कौन सी देश है, कौन सा जगह है, कौन सा द्वीप है। सेशेल्स के समीप में वो स्थित है। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा है। हिंद महासागर में फ्रांस का टेरिटरी कौन सा है। सेशेल्स मेडागास्कर के समीप में ही स्थित है वह टेरिटरी। उसका अगर नाम आपको पता होगा ज़रूर बताइएगा। जिस प्रकार से डिएगो गार्सिया जो है यहाँ पर अमेरिका का हवाई अड्डा है, उसी प्रकार से एक छोटा सा द्वीप समूह है जहाँ पर फ्रांस का अधिकार प्राप्त है। आपके एटलस मैप पर भी लिखा रहता है फ्रांसीसी। ठीक है।
देखिए क्या है, न्यू कैलेडोनिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नेमियो। क्या है राजधानी इसकी? नेमियो है। नेमियो इसका कैपिटल है। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। वेड्स बैंक कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था कि वेड्स बैंक को लेकर भारत सरकार ने जो नया प्रोजेक्ट बनाया है और उसका विरोध किया जा रहा है तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा। यह कहाँ पर स्थित है? तो अब स्पष्ट हो गया होगा कहाँ पर है यह, तो हिंद महासागर में स्थित है। ये अगर भारत है तो भारत के यहाँ पर स्थित है वेल्ड का क्षेत्र। वेल्ड कोई द्वीप समूह नहीं है बल्कि समुद्र में एक क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है, भारत को संप्रभुता प्राप्त है इस क्षेत्र को लेकर के। और यह मछली पालन के दृष्टिकोण से, समुद्री विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध जगह है और यहाँ पर तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाते हैं। लेकिन भारत सरकार अब यहाँ पर कई सारे रिसर्च वगैरह करने वाली है समुद्र से जुड़े हुए, और कई सारे अन्वेषण वगैरह करने वाली है, जिसके कारण से यहाँ से मछलियों का प्रवास हो सकता है, या तो मछलियाँ जो हैं वो नहीं मिलेंगी आने वाले दौर में, जिसका किसान जो हैं वो विरोध कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। मछुआरे विरोध कर रहे थे। कन्याकुमारी से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में यह स्थित है। अगला सवाल देखिए क्या है कि वेड्स बैंक पर भारत को संप्रभु अधिकार कब मिला है? कितना शानदार सवाल है, चर्चा में रहा है। वेड्स बैंक ही कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, अब इस पर संप्रभु अधिकार कैसे पता हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये संप्रभु अधिकार मिला था 1976 के संधि के तहत में ये अधिकार मिला था। इसका आंसर सी हो जाएगा। मकालू, माउंट मकालू की चढ़ाई की थी आईटीबीपी के जवानों ने, इसके कारण से ये चर्चा में है। माउंट मकालू नेपाल में स्थित है। सबसे पहला सवाल तो आपको यही पता होना चाहिए, नेपाल में स्थित है। 8000 से ज़्यादा इसकी हाइट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वास्तविक हाइट है क्या? 9000 मीटर हो ही नहीं सकता। 8000 से ज़्यादा हाइट है तो इन दोनों में से ही होगा कोई। 8848, ये तो कुछ एवरेस्ट जैसा लग रहा है। तो 8485 मीटर इसकी हाइट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8485 मीटर हाइट है। बहुत ज़्यादा हाइट हो गया ये। सोचिए ज़रा, 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई, कितना ज़्यादा ऊंचा हो गया यह। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। माउंट मकालू पर पहली बार चढ़ाई कब शुरू हुई थी? तो माउंट मकालू पिरामिड नुमा एक श्रेणी है जिस पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। 1955 में इस पर चढ़ाई शुरू हुई थी। जीन फ्रैंको के नेतृत्व में पहाड़ चढ़ने वाले लोगों ने इस पर पहली बार चढ़ाई किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी अलग ही शौक़ होता है दुनिया के हाईएस्ट पीक को छूना। कई सारे ऐसे एडवेंचरस मनुष्य होते हैं जो ये काम करते हैं। सोचिए उनका जीवन कितना रोमांचक होगा। आपको लग रहा है कि बहुत मज़ेदार होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास जितने लोग करते हैं उनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो जो आप एकाध को देखते हैं कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वो पूरे दल में से एकाध बचते हैं जो ऊपर जाते जाते पहुंच पाते अपने लक्ष्यों तक। इससे सीख ये भी मिलती है कि लक्ष्य सबको हासिल नहीं होता, प्रयास ही मायने नहीं रखता है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे के सवाल पर चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कभी कभी। माउंट मकालू किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मकालू बरुण राष्ट्रीय उद्यान नाम है जहाँ पर यह स्थित है। कंचनजंगा तो कहाँ पर है बंधुओं? तो ये आपका सिक्किम राज्य में है, सिक्किम में है। सागरमाथा नेपाल में ही है। सागरमाथा एवरेस्ट को ही कहा जाता है नेपाल के भाषाओं में। सागरमाथा तो वहीं पर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अलास्का आ गया। आज 15 अगस्त को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, समय बहुत कम मिला। 15 अगस्त नहीं, आज 16 अगस्त हो गया है। जन्माष्टमी है ना आज रात को, तो थोड़ा सा समय मिला अभी शाम को, तो मैंने सोचा क्यों ना कर दिया जाए। खुद बुरा लगता रहता है वीडियो जब 2-3 नहीं डाल पाता हूं तो, लेकिन क्या करें, ठीक है, 1-2 दिन की बात है, फिर सब वही ट्रैक पर आ जाएगा। 2 वीडियो तो मिनिमम मिलेंगे ही उसके बाद। अलास्का, माउंट अलास्का के बारे में पूछा जा रहा है। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप महोदय और पुतिन की वार्तालाप हो चुकी है। तो एक दिन बाद वहाँ पर 15 अगस्त होता है। आपको पता होना चाहिए ना, बेरिंग के जल संधि के पूर्व में स्थित है वो जगह। तो अगर आज यहाँ पर 15 अगस्त है तो कल वहाँ पर 15 अगस्त पहुँचेगा। ऐसे काम होता है, जैसे आज अगर 16 अगस्त है यहाँ पर तो कल वहाँ पर 16 अगस्त होगा। इसीलिए आज के दिन ये वार्तालाप ख़त्म हुआ है, जिसका परिणाम अभी तक तो कुछ नहीं निकला है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके कारण से पीस बहाल हो सकती है। अभी कोई सीज फायर नहीं हुआ है। तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माउंट डेनाली इसका नाम है। बी आंसर हो जाएगा। 6100
9190 मीटर इसकी हाइट है, 6190 मीटर हाइट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अलास्का को अमेरिका ने कब खरीदा था? अमेरिका ने पहले रूस से इसको खरीद लिया था उस समय में, और उस समय में इसको माना जाता घाटे का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा संसाधन वगैरह नहीं पाया जाता है। लेकिन अब आज के ज़माने में बहुत सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे, क्योंकि हमारी खोज करने की सीमाएं बढ़ गई हैं। और दूसरा, इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, वहाँ के बर्फ़ पिघल जाएंगे और एक नया रास्ता बनेगा। आर्कटिक सर्कल होते हुए पूरे दुनिया की यात्रा पर जहाज़ आएंगे जाएंगे। तो अलास्का को अमेरिका ने कब खरीदा था? तो अमेरिका ने 1867 ईस्वी में इसे रूस से खरीदा था। उस समय के रूस से खरीदा था, $7.2 मिलियन में मात्र खरीदा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। काला सागर किनारे कितने देश स्थित हैं? ब्लैक सी के किनारे पूछा जा रहा है, ये भी मैंने पढ़ाया था। और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण से ये सी हमेशा ही चर्चा में रहता है। इसके किनारे 6 देश स्थित हैं, जैसे तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस एवं जॉर्जिया इसके किनारे स्थित देश हैं। ज़रूर याद रखिएगा, यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया है, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया इसके किनारे स्थित देश हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। काला सागर में बहने वाली, अपना मुहाना बनाने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी है जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपका डेन्यूब। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी लंबी कौन सी है? तो वो है वोल्गा। वोल्गा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है, और यह अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। कैस्पियन सागर में बनाती है, ये भी याद रखना है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा, डेन्यूब नदी हो जाएगा। डॉन नदी जो है, डॉन नदी, यह झील, यह नदी जो है यह रूस से बहते हुए आती है। नीपर जो है यह रूस से, यह यूक्रेन से बहते हुए आती है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। काला सागर में आकर ये मिल जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोमानिया के तट के साथ आकर के ये काला सागर मिलती है। डेन्यूब नदी क्रोएशिया को भी टच करती है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी। इसका आंसर याद रखिएगा। लाल सागर के किनारे कितने देश स्थित हैं? रेड सी के किनारे, इसके किनारे 6 देश स्थित हैं। 6 देश इसके किनारे स्थित हैं। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब एवं यमन। यमन के पास से प्रवेश करते हैं और मिस्र के पास से एग्जिट करते हैं, और यह 6 देश इसके किनारे स्थित हैं। लाल सागर के किनारे इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके किनारे इसके किनारे एशिया, अरेबियन प्रायद्वीप और अफ्रीका के देश स्थित हैं, जैसे कि मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये अफ्रीका के देश हैं। सऊदी अरब और यमन जो है यह एशिया के देश स्थित हैं। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फारस की खाड़ी के किनारे कितने देश स्थित हैं? फारस की खाड़ी जो पूछा जा रहा है आपसे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 देश इसके किनारे स्थित हैं। 8 देश इसके किनारे स्थित हैं। इन देशों के नाम क्या क्या है? तो सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जो फारस के किनारे भी है और लाल सागर के किनारे भी है। दोनों खाड़ी को टच करता है। सऊदी अरब बीच में स्थित है, तो इसका ये भी याद रखिएगा। ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। ये सभी के सभी देश जो हैं ये गल्फ़ ऑफ फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ़ जो है इसके किनारे स्थित हैं। ये याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। फारस की खाड़ी में बहने वाली, मतलब अपना मुहाना बनाने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है आपका टाइग्रिस यूफ्रेटस हो जाएगा। नील नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर बनाती है। मेकोंग नदी दक्षिणी चीन सागर बनाती है। डेन्यूब नदी काला सागर बनाती है। और टाइग्रिस यूफ्रेटस जो है यह फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नदियाँ इराक में मिलकर के सट अल अरब बनाती है, जो फारस की खाड़ी में मिल जाती है। इसका आंसर याद रखिएगा। भूमध्य सागर के किनारे कितने देश स्थित हैं? इसके किनारे 21 देश हैं। सारे देशों के नाम आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन स्पेन, फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, मिस्र, ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भूमध्य सागर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भूमध्य सागर बहने वाली, तो भूमध्य सागर में जो अपना मुहाना बनाती है उसमें सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, नील नदी है जो अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मिस्र के समीप में ये अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
भूमध्य सागर के पास सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूमध्य सागर के पास जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैंक की ऊंची है। एल्प्स में स्थित है यह। आल्प्स पर्वत जो है यह यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। जिस प्रकार से हिमालय एशिया में है, जिस प्रकार से एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, उसी प्रकार से आल्प्स की श्रेणी जो है यह यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो उसी में माउंट ब्लैंक जो है इसके समक्ष, इसके करीब में ही भूमध्य सागर के करीब में ही सबसे ऊंची चोटी है। भूमध्य सागर के दक्षिण पश्चिम में माउंट एटलस स्थित है। वो भी याद रखिएगा, माउंट एटलस स्थित है। इसका आंसर भी याद रखिएगा। मृत सागर का जलस्तर समुद्र तल से कितना नीचे है? मृत सागर को सबसे निचला सतह माना जा सकता है, सबसे निचला जगह माना जा सकता है पृथ्वी पर। समुद्र तल से किसी भी जगह की ऊंचाई नापते हैं ना हम लोग, तो यह समुद्र तल से काफ़ी नीचे है, जो समुद्र तल से करीब में 430 मीटर नीचे स्थित है। डेड सी जो कहाँ पर है मैंने आपको दिखाया भी था। बहुत ज़्यादा खारा पानी है यहाँ पर, और इसी के वेस्ट कोस्ट पर वेस्ट बैंक का इलाका है जो फिलिस्तीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, या समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है। अगला सवाल पर चलते हैं कि मृत सागर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो जॉर्डन नदी है। जॉर्डन रिवर का नाम याद रखिएगा। जॉर्डन नदी मृत सागर के प्राथमिक जल स्रोत है। इसके उत्तरी भाग से आकर के मिलती है। मृत सागर है, मैंने ये भी दिखाया था कि ये देखो उत्तरी भाग से आकर के जॉर्डन नदी इसमें अपना पानी डालती है, और पानी बहुत कम आती है इसमें, जिसके कारण से डेड सी का एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। मृत सागर के किनारे कितने देश स्थित हैं? 5 देश हैं, 3 देश हैं, 2 देश हैं, 4 देश हैं। सब याद होना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक इनकी चर्चा ना होती हो न्यूज़पेपर में। तो अगर वो आपसे पूछ लिया जाएगा तो कोई बड़ा चीज़ नहीं पूछाएगा आपसे वो चाहता है कि देश दुनिया के घटनाक्रम से आप अवगत रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसी किनारे मात्र 3 देश स्थित हैं, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। इसका आंसर बी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर किस जल संधि के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है? दक्षिण चीन सागर किस जल संधि के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है? इसको मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। हॉर्मुज तो आपका फारस की खाड़ी में है। जिब्राल्टर आपको भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ताइवान जल संधि जो है इसके द्वारा जो दक्षिण चीन सागर है या प्रशांत महासागर से जुड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दक्षिण चीन सागर किनारे कौन सा देश नहीं है? तो इनमें से जापान इसके किनारे नहीं है, बाकी वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया ये तीनों के तीनों जो हैं वो दक्षिण चीन सागर के किनारे ही स्थित हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके किनारे 7 देश हैं गुरु, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया एंड ताइवान। ये इसके किनारे स्थित देश हैं। इसको भी याद रखिएगा। 9 डैश लाइन भी मैंने आपको पढ़ाया था। 9 डैश लाइन भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी याद रखिएगा। किनारे जो स्थित देश हैं ये भी याद रखिएगा। और मैंने इसमें एक चीज़ और आपको समझाया था। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मैकोंग नदी जो कहाँ से निकलती है? जो तिब्बत की श्रेणी से निकलती है, और म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम सब होते हुए ये अपना पानी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरा लेती है। ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें बोला गया था कि मैकोंग नदी अपना पानी जो है यह अंडमान सागर में गिराती है। अंडमान सागर में नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर में गिराती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ईरान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ईरान में आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने बॉम्ब गिराया फोर्डो, नातांज और इस्फहान में। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आपने मैपी न्यूज़ वाले में कमेंट किया था कि आपने ईरान में जिन जगहों पर बम गिराए गए तो उसका नाम नहीं बताया था। आज बता देता हूँ। फोर्डो है ना, दूसरा था नातांज एंड तीसरा था इस्फहान। ठीक है, इस्फहान। इन 3 जगहों पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। न्यूक्लियर साइट थे इन तीनों को उसने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से बॉम्ब किया था। तो ये याद रखिएगा। उसके पश्चात से ईरान की मैंने मैपिंग सारे देशों से किस किस से उसकी सीमा लगती है, हर चीज़ मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको ये भी बताया था ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है और
अरब सागर से भी लगती है, ठीक है। बाकी और कोई देश ऐसा नहीं है। ईरान काफ़ी महत्वपूर्ण देश है मिडिल ईस्ट में। सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंट दमावंद है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि ईरान में दो रेगिस्तान हैं, कौन से? दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत, या जिसको लूट भी कह दिया जाता है। कबीर को लूटा गया था ईरान में। इस प्रकार से मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। माउंट दमावंद है 5610 मीटर ऊंचा, ईरान की सबसे ऊंची चोटी है और अल्ब्रोज पर्वत में यह स्थित है। पर्वत श्रेणी का भी याद रखिएगा, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सफ़ेद रुद, कारून, जायंदे रुद, कुरा नदी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा बी, कारून नदी सबसे लंबी नदी है। 20 का आंसर हो जाएगा। 950 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। ईरान की इस्लामिक क्रांति कब हुई थी? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शाह परेलवी का यहाँ पर शासन था, जिसको वहाँ के लोगों ने और आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके पश्चात से वो जो सरकार थी, जिसको माना जाता था यूएस का पपेट है वो सरकार, उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया और शाह को उस समय भाग करके अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। आज भी अमेरिका में उनके वंशज रहते, वहाँ से वो ईरान को बदलने की बात करते रहते हैं। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ कब था? तो एग्जैक्ट 1979 का ईयर था, 1979 का। और रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले का जो सत्ता शासन प्रणाली थी वो 100% 180 डिग्री चेंज हो गया। 180 डिग्री चेंज हो गया। पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हुआ करता था, लेकिन अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी, जिसको वहाँ के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया और अब वहाँ पर अपने प्रकार की स्वतंत्र सरकार चलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रिय विहार मंदिर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालयन, डोंगरेक पर्वत, जागरेस पर्वत, एल्प्स पर्वत। इसका आंसर बड़ा आंसर आसान हो जाएगा, डोंगरेक पर्वत, क्योंकि भाई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला है? तो 2008 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, 2008 में मिला है। ये भी याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले आपसे, ठीक है। अगले सवाल पर चल। अगला है कि प्रसाद ता मुएन थॉम मंदिर किस वास्तुकला शैली को दर्शाता है? अंगकोरियाई वास्तुकला। अंकोर वाट में भगवान विष्णु को समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है। अब पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर जो बन रहा है वो माना जाता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, लेकिन अभी वो बन नहीं रहा है, बनने के राह पर ही है, बनाया जाएगा, लेकिन ये तो है ही। लेकिन प्राचीन मंदिरों की बात करेंगे, अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ पर शैलेंद्र वंश और कई सारे ऐसे वंश रहे हैं। हमेशा ही वहाँ पर हिंदुइज्म का और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार रहा है, ये तो आप मानते ही होंगे। अब वर्तमान में वहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन एक समय में वहाँ पर हिंदुइज्म का बोलबाला हुआ करता था। तो अंकोरगाई ये एक मंदिर वास्तुकला ही है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में द्रविड़ियन वास्तुकला है, उत्तर भारत में नागरा वास्तुकला है, जिसको नागर कहा जाता है हिंदी में। बीच में कौन सा है? तो भाई नागर और द्रविड़ को मिक्सर करके बीच में बेसरा शैली, जिसको बेसर कहा जाता है, बेसर शैली विकसित हुई है। इसी प्रकार से अंगकोरियाई वास्तुकला स्ट्रक्चर है जिसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। कमचटका प्रायद्वीप के पास कौन सा विवादित द्वीप समूह है और यह विवाद किसके किसके बीच में है? तो जापान और किसके बीच में है? तो रूस के बीच में इस प्रायद्वीप को लेकर विवाद है, जिसका नाम है कुरील द्वीप समूह। कुरील द्वीप समूह है, यह रूस तक यह जापान तक फैला हुआ है। जापान के जो द्वीप है उसको भी क्रम में लगा लीजिएगा, होकाइडो, होन्सू, क्यूसी, शिकोकू, ये जो हैं द्वीप, इनको क्रम में लगा करके पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा सभी द्वीपों के नाम। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, उसे कुछ ही दूर ऊपर स्थित है कुरील द्वीप समूह। तो जापान इस पर अपना दावा करता है, लेकिन इस पर रूस अपना दावा करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कमचटका प्रायद्वीप की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो ये है श्रीडेनी और वास्तोचिनी, यहाँ पर ये दो प्रमुख पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला सवाल है, क्रोएशिया की कौन सी झील को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो प्लिट्विस झील है, इसको यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है।
वेट्स बैंक क्यों महत्वपूर्ण है बंधुओं? तो यह समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए, प्रचुर मत्स्य संसाधन के लिए जाना जाता है। मछली यहाँ पर खूब अच्छे पाए जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा विस्तार में, ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अलास्का को सीवडर्स फॉली क्यों कहा जाता है? सीवडर्स फॉली इसलिए कहा जाता था क्योंकि जिस समय में इसको 1867 ईस्वी में खरीदा गया था, इसको घाटे का सौदा माना जाता था कि इतना सारा पैसा लगा लिया और वहाँ पर बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वर्तमान में इसका अलग ही महत्व है। तो खरीद की लागत के कारण से $7.2 मिलियन में खरीदा गया था और उस समय इसको बेकार माना जाता था। अलास्का की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी बहुत लंबी तटरेखा है, बहुत ही बड़ा है इलाका, रकबे के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और बहुत बड़ा इलाका। अगर स्वतंत्र देश होता तो दुनिया के कुछ बड़े देशों में इसका नाम होता। वैसे बी है, 10,000 किलोमीटर का इसका सूचित तटरेखा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। काला सागर में कौन सी नदी अजोब सागर के माध्यम से मिलती है? मैंने आपको बताया था काला सागर है, यहाँ पर कर्च की जल संधि है। कौन सी? कर्च की जल संधि है, जिसके द्वारा अजोब सागर से काला सागर जुड़ जाता है। अजोब सागर कहा जाता है, अजोब सागर कहा जाता है, और यह कर्च की जल संधि है। एक नदी है जो अजोब सागर में अपना मुहाना बनाती है और अजोब सागर काला सागर में आकर के मिल जाती है। तो कौन सी नदी है वो? तो उस नदी का नाम है डॉन नदी। डॉन नदी रूस से बह करके आती है, अजोब सागर में अपना मुहाना बनाती है और अजोब सागर कर्च की जल संधि के माध्यम से, कर्च की जल संधि के माध्यम से, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, कर्च की जल संधि के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है। डॉन नदी इसको कहा जाता है। लाल सागर का नाम क्यों पड़ा लाल भाई? तो इसका नाम पड़ा था शैवाल या प्रवाल भित्तियों के कारण से, जो यहाँ पर लाल भूले रंग बना देती हैं, उन्हीं के कारण से इसका नाम पड़ा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। लाल सागर किस जल संधि ने से हिंद महासागर जोड़ता है? तो बाब अल मांडेव की जल संधि है, बाब अल मांडेव की जल संधि है। अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद सागर जुड़ा हुआ है। लाल सागर को बाब अल मांडेव जल संधि अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अदन के बारे में मैंने बताया था कि यह यमन में एक जगह का नाम है अदन, और यह अदन की खाड़ी उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और अदन की खाड़ी अरब सागर में आकर के मिल जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और बाकी हॉर्मूज पता होगा आपको, मलक्का भी पता होगा, जिब्राल्टर भी पता होगा, कितनी बार करवा दिया। भूमध्यसागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत आसान सवाल, जिब्राल्टर की जल संधि जोड़ती है। बित्रा द्वीप समूह का अधिग्रहण किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो रक्षा उद्देश्यों से, डिफेंस के पर्पज से इसका अधिग्रहण शुरू किया गया है। कमचटका प्रायद्वीप किस टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप जहाँ पर है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें मिलती, जिसके कारण से भूकंप के अतिशय यहाँ पर संभावनाएं बनी रहती है। प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशियाई और भारतीय प्लेट, अफ्रीका और अरबीय प्लेट, दक्षिण अमेरिका और नाजका प्लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के ड्राई जंक्शन पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, क्रोएशिया का कौन सा शहर सावा नदी पर स्थित है? तो यह जाग्रेब है जो इसका कैपिटल है। यह सावा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अलास्का में कौन सी स्वदेशी जनजातियां रहती हैं? आज का आखिरी सवाल यही है। इनुपियाट, यूपिक और तिंगलित, ये 3 जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले तो मैंने आपको पूरा वीडियो कंप्लीट करवाया था, उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा। उसके पश्चात सब उसके MCQ भी करवा दिए। इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट किया जाता है। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, लेकिन खुद MCQ कहाँ से लाएं इतने वैरायटी वाले अच्छे, है ना? इसमें समय दे करके बनता है ये। तो अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इससे सवाल पूछेगा तो यहीं से आएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो ज़रूर अपना अमूल्य जो आपका ये कमेंट होता है, फीडबैक होता है, वो ज़रूर ही दें। धन्यवाद।